हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CMI पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान में हमने सबसे पहले पढ़ा था कोशिका विज्ञान, जिसके अंदर हमने कोशिका के बारे में जाना, कोशिका अंगों के बारे में जाना, एक एक कोशिका अंग को हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट जरूर कीजिए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो चलिए आज पढ़ते हैं कुछ नया। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? कोशिका विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो जैसा इसका नाम दे रखा है कि कोशिका विभाजन, यानी सेल का क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। कि जब कोई कोशिका अपने आप में विभाजित हो जाती है तथा दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कोशिका विभाजन। कि जैसे मानते हैं कि यह एक कोशिका है और यह आगे जाकर दो छोटी छोटी कोशिकाओं में यह विभाजित हो जाती है। अब ये द्विगुणित है या अगुणित है वो सब हम बाद में बात करेंगे। पहले आप ये सिर्फ इतना समझिए कि जब कोई कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजन होने वाली जो कोशिका होती है उससे हम मातृ कोशिका, मदर सेल कहते हैं। इसको तो क्या कहते हैं हम? मातृ कोशिका। तथा जो विभाजन होने के पश्चात कोशिकाएं बनती हैं उसे हम कहते हैं पुत्री कोशिका, डॉटर सेल। ठीक है, कि जो पहले कोशिका थी वो तो क्या कहलाती है? मातृ कोशिका। तथा विभाजन के पश्चात जो छोटी कोशिकाएं बनती हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो कहलाती हैं पुत्री कोशिका या डॉटर सेल। अब कोशिका विभाजन को समझने से पहले हमें एक वर्ड आता है कोशिका चक्र, क्योंकि कोशिका विभाजन पूरा टिका हुआ है कोशिका चक्र पर। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि कोशिका चक्र क्या होता है। सेल साइकिल या कोशिका चक्र, बहुत आराम से देखना, इसे समझने की कोशिश करना कि कोशिका चक्र क्या होता है। देखिए, जो कोशिकाएं होती हैं वो जब विभाजित होती हैं तो पूरा एक चक्र लेती हैं, यानी पूरा एक सर्किल होता है, एक एक स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप वर्क होता है इन पर। ठीक है, जिसके बाद में कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो कोशिका चक्र को भी दो भागों में, दो प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। जो पहली प्रावस्था आती है उसे हम कहते हैं अंतरावस्था, अंतरावस्था या इंटरफेज। क्या कहते हैं? इंटरफेज इसे कहते हैं। और जो दूसरी होती है उसे कहते हैं विभाजन प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था या माइटोटिक फेज या एम फेज। तो कौन कौन से भाग हो गए इसके? दो प्रावस्थाएं, अंतरावस्था या इंटरफेज तथा विभाजन प्रावस्था या एम फेज। दो प्रावस्थाओं में इसे विभाजित किया जाता है। अगर मैं इसे और आगे विभाजित करता हूं, इंटरफेज को और आगे विभाजित किया जाता है तो इसे तीन उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं G1, S और G2। जो G1 फेज है इसे कहा जाता है ग्रोथ, ग्रोथ फेज फर्स्ट। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था प्रथम या प्राथमिक वृद्धि प्रावस्था, एक ही बात है। S का मतलब होता है सिंथेटिक फेज या संश्लेषण प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था। और G2 को बोलेंगे वही ग्रोथ फेज सेकंड या वृद्धि प्रावस्था द्वितीय या द्वितीय वृद्धि प्रावस्था। तो इसे कितने भागों में बांटा गया? कितनी उप प्रावस्थाएं हो गई इसकी? G1, S और G2। अभी आगे हम एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी के लिए तो आप इसको समझिए कि नाम क्या क्या है इसके, कौन कौन से नाम आपके सामने आने वाले हैं।
तो अगर मैं अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था को देखता हूं तो अंतरावस्था कितने हो गए, 3 उप प्रावस्थाओं में। इसी तरीके से अगर विभाजन प्रावस्था को भी विभाजित किया जाए तो इसके 2 पार्ट बनते हैं। कौन कौन से पार्ट बनते हैं? सबसे पहले तो इसमें होता है केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ये शब्द पहले आ चुका है, आपको याद होगा। और एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। देखिए 2 शब्द यहां पर वापस से आए कि एम फेज को या विभाजन प्रावस्था को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले केंद्रक विभाजन तथा एक कोशिका द्रव्य विभाजन। इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। आपको ध्यान होगा जब हम केंद्रक के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने शुरू में जब कोशिका के बारे में पढ़ा था तो वहां मैंने बताया था कि जहां भी कैरियो शब्द आता है उसका मतलब होता है केंद्रक। ध्यान होगा यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के बारे में जब हमने पढ़ा था उस वक्त मैंने बताया था कि कैरियो मतलब होता है केंद्रक, कैरियो मतलब केंद्रक, और साइटो जहां भी वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है कोशिका। ठीक है। अब केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन की अगर मैं बात करता हूं तो इस केंद्रक विभाजन को भी 4 अवस्थाओं में, 4 उप प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। क्या क्या कहते हैं इसे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज का मतलब होता है पूर्वावस्था, इसका मतलब होता है मध्यावस्था, इसका मतलब होता है एनाफेज का मतलब पश्चावस्था, और टेलोफेज का मतलब होता है अंत्यावस्था। 4 प्रावस्थाएं हो गई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। इसके अलावा अगर कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करता हूं तो कोशिका द्रव्य विभाजन को भी 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है पट्टिका विधि द्वारा, पट्टिका विधि से, और एक होता है खांच विधि द्वारा। कैसे होता है? खांच विधि के द्वारा। अगर मैं कोशिका पट्ट विधि की बात करता हूं तो ये तो होता है पादप कोशिकाओं में, और ये जो खांच विधि होती है ये होता है जंतु कोशिकाओं में। तो आप सभी के सामने एक पूरा एक डायग्राम आ गया है, ठीक है, जिसके अंदर कोशिका चक्र को 2 प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। कौन कौन सी? इंटरफेज तथा एम फेज। ठीक है। विभाजन प्रावस्था, सबसे पहले अंतरावस्था की बात करते हैं तो वो भी 3 उप प्रावस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? G1, S और G2। अगर मैं इसकी बात करता हूं विभाजन प्रावस्था की तो 2 उप प्रावस्थाएं हैं। कौन कौन सी? केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। 2 क्रियाएं होंगी। केंद्रक विभाजन की बात करते हैं तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन 4 उप प्रावस्थाओं में इसे भी बांटा जाता है। अगर उसकी बात करते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन की तो यह पट्टिका विधि द्वारा तथा खांच विधि द्वारा होता है। अगर पट्टिका विधि की बात करें तो पादप कोशिका में, और खांच विधि की बात करें तो जंतु कोशिका में यह होता है। तो यह एक इसका फ्लो चार्ट है जो कि हम आगे जाके अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऐसा होता है ना कि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले भाई उसका जो प्रस्तावना है, जो उसका स्टार्टिंग है, वो तो देखा जाए कि हम इसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इस एक डायग्राम की स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे बना लें तो बहुत अच्छी बात है। तो जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद में, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब जैसे हम कोशिका चक्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था, और इंटरफेज में भी हमने जो 3 उप प्रावस्थाएं बताई हैं उनके बारे में सबसे पहले देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप ये जानते हैं
कि जब कोशिका चक्र की बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहले वर्णन था वो दो वैज्ञानिक हुए, हार्वर्ड तथा पेल्क। हार्वर्ड तथा पेल्क नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका वर्णन किया, सर्वप्रथम अध्ययन किया तथा कोशिका चक्र के बारे में समझाया कि कोशिका चक्र में क्या क्या होगा, कि भाई कोशिका चक्र के अंदर इंटरफेज होगी और इसके अंदर एम फेज होगी। ये सब बताने वाले कौन थे? हार्वर्ड तथा पेल्क होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कोशिका चक्र की, तो इस कोशिका चक्र में क्या क्या होता है? इस कोशिका चक्र में देखिए, कोशिका में वृद्धि होगी या नहीं? क्योंकि जब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है, और विभाजन होने से पहले कोशिका की साइज में भी वृद्धि होती है, तो कोशिका में वृद्धि होगी। इसके अलावा जो जीनोम है, एक तरीके से गुणसूत्र की बात करते हैं, जीनोम का द्विगुणन होगा, जीनोम का भी द्विगुणन होगा। इसके अलावा की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर विभाजन होगा। ठीक है, विभाजन में हमने अभी देखा कि कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और केंद्रक का विभाजन भी होगा, यानी कुल मिला के कोशिका चक्र में कोशिका में वृद्धि भी होती है, जीनोम का द्विगुणन भी होता है, गुणसूत्रों की संख्या में भी परिवर्तन आता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है और केंद्रक में भी विभाजन होता है। अगर मैं इस कोशिका चक्र की सबसे पहली प्रावस्था, जिसे हमने क्या नाम दिया था? इंटरफेज या अंतरावस्था, अंतरावस्था की बात करता हूं, तो अंतरावस्था की बात करते हैं तो इसे कितने पार्टों में बांटा गया है? उपप्रावस्था G1, S और G2। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक एक को देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है जनरल साइंस में वो यहीं से बनता है, क्योंकि फिर भी स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल रहता है कि शायद क्वेश्चन कहां से बनता है? समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में, वो भी आपको समझाएंगे किस तरीके से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कोशिका विभाजन का वो यही होता है। इंटरफेज में से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझें। जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि डायग्रामेटिकली आपको समझाया जाए, जैसे एक वो फ्लो चार्ट था वैसा ही इसको समझने के बाद में एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखते रहें इधर हमारी तरफ। ग्रोथ फेज, इसको हमने दूसरा नाम क्या दिया था? ग्रोथ फेज फर्स्ट, ग्रोथ फेज फर्स्ट या वृद्धि प्रावस्था। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यह कैसी प्रावस्था होती है? इसको हम तैयारी की प्रावस्था कहते हैं, तैयारी की अवस्था। अब ये क्यों कहते हैं वो सुनिए, कि जो तैयारी की अवस्था का मतलब यह है कि जीवन के अंदर जो जीवन फेज होती है, कि जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है तो उससे पहले डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब का संश्लेषण होना आवश्यक होता है। तो उनका संश्लेषण होने के लिए या उनका निर्माण होने के लिए जो जो आवश्यक पदार्थ होंगे उनकी जो निर्माण है और उनका संग्रहण है वो किस अवस्था में होता है? जीवन में होता है। जैसे किस किस का? नाइट्रोजनी क्षारक तथा एंजाइम, एंजाइमों का संग्रहण व संश्लेषण। नाइट्रोजनी क्षारकों तथा एंजाइमों का संग्रहण तथा संश्लेषण किस अवस्था में होता है? जीवन अवस्था में होता है। अगर मैं इसकी और बात करता हूं तो यह सर्वाधिक लंबी प्रावस्था है। सेल साइकिल की सबसे ज्यादा समय लेने वाली प्रावस्था अगर कोई है तो वो कौन है? जीवन फेज होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं, तीन बातें हो गई, तैयारी की प्रावस्था हो गई, इसके अलावा नाइट्रोजनी क्षारक और एंजाइमों का संग्रहण हो गया, सर्वाधिक समय लगता है इसके अंदर। इसके अलावा जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, इस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। यह इस अवस्था का गुण है। ये चार गुण है कि इसको क्या कहते हैं? एक तो तैयारी की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो आगे जाके संश्लेषण होना है, डीएनए का निर्माण होना है, डीएनए का द्विगुणन होना है, उसकी तैयारी की जाती है
कि उन सामान को इकट्ठा किया जाता है, संग्रहण किया जाता है उनका। उसके अलावा नाइट्रोजनिक क्षारक, एंजाइमों आदि का संग्रहण और संश्लेषण किया जाता है। सर्वाधिक लंबी प्रावस्था है और गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो एक बार आप इसे देख लीजिए। अगर इसके बाद में बात करता हूं नेक्स्ट आती है आपके सामने G2 प्रावस्था, सॉरी S प्रावस्था। उसके बाद में है S प्रावस्था, या इसे हम कहते हैं सिंथेटिक फेज, संश्लेषण प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था। तो जैसा इसका नाम है एस प्रावस्था, सिंथेटिक फेज या संश्लेषण प्रावस्था, तो जैसा इसके नाम में लिखा हुआ है कि क्या होगा यहां पर संश्लेषण होगा। आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है इस जगह, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। तो संश्लेषण प्रावस्था का मतलब कि यह किसका संश्लेषण होगा, यहां पर डीएनए का संश्लेषण यहां पर होता है। इसके अलावा आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण यहां पर होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का द्विगुणन होता है, तथा एक और है कि तारक केंद्र, तारक केंद्रों का द्विगुणन। समझने की कोशिश करना एक एक पॉइंट को कि किस तरीके से डीएनए का संश्लेषण होता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो जीवन प्रावस्था थी, उस जीवन प्रावस्था में आगे होने वाले संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ जो कि नाइट्रोजनिक क्षारक थे तथा एंजाइम थे, उन सभी का क्या हो रहा था, संग्रहण और संश्लेषण हो रहा था, ताकि आगे जो होने वाली प्रावस्था थी कि जो एस फेज आने वाली है उसमें इन सभी का निर्माण हो सके। तो उसके लिए जो कच्चा माल था वो वहां तैयार किया गया था। तो संश्लेषण प्रावस्था में सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है कि इनके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके अलावा की बात करता हूं तो डीएनए का द्विगुणन होता है। ध्यान से समझना इस शब्द को, द्विगुणन होता है मतलब यह डबल हो जाता है। इसको कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन होना। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, एस फेज में होता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए का निर्माण होता है, तो कहां होता है, एस फेज में होता है। डीएनए का द्विगुणन होता है या रेप्लिकेशन होता है, यहां होता है, आपको दिख रहा है सामने है, ठीक है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण भी कहां होता है, यहां होता है। इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछे आपसे कि डीएनए के संश्लेषण के लिए कच्चे माल की तैयारी कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में की जाती है, तो वो किस में की गई थी, जीवन में की गई थी। तो आपको इतना वो याद रखना है। तारक केंद्रों का द्विगुणन होता है। ये तारक केंद्र, ये हमने जब तारक काय पढ़ा था वहां पे हमने बताया था कि तारक केंद्र क्या होते हैं, ठीक है। तो तारक केंद्रों का भी क्या होता है, द्विगुणन होता है, क्योंकि तारक केंद्रों का दो होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोशिका विभाजन होता है तब ये तारक केंद्र कोशिका के दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं तथा उसके बाद में कोशिका का विभाजन करते हैं। तो आपको ये समझ में आया, एक बार देखें इसे भी। नेक्स्ट की बात करता हूं, अगली प्रावस्था जिसे हम कहते हैं G2, G2 प्रावस्था या ग्रोथ फेज सेकंड, G2 फेज या ग्रोथ फेज सेकंड या द्वितीयक वृद्धि प्रावस्था। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका जो मुख्य लक्षण है वो क्या होगा कि इसमें डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। जो डीएनए का संश्लेषण एस प्रावस्था में हो रहा था वो इस जगह जाकर रुक जाता है, इस जगह यहां पर, यानी कि G2 फेज में यह संश्लेषण नहीं होता है। इसके अलावा मुख्य लक्षण इसका कि यहां पर आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण जारी रहता है,
समझने की कोशिश करना कि डीएनए का संश्लेषण तो यहाँ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसका निर्माण तो यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन आरएनए तथा प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो यहाँ पर जारी रहता है, उसका निर्माण कंटिन्यू यहाँ पर होता रहता है, और ये इसका मुख्य लक्षण है। यहां से कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विभाजन किया कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण तो चालू रहता है लेकिन डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाता है, तो वो कौन सी होगी, G2 फेज या ग्रोथ फेज सेकंड। एक बार इसे भी देख लीजिए। अगर मैं इसके बाद की बात करता हूं, एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपको ये तीनों प्रावस्थाएं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते चलें ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना एक अलग चीज है, लेकिन खुद जब हाथ से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, G1 S G2 M, चार प्रावस्थाएं हो गई। जब हमने पढ़ा था कोशिका चक्र में तो इंटरफेज और एम फेज दोनों को लिया था, तो इंटरफेज के अंदर G1 S और G2 और एम फेज यहां पर आ गई। ठीक है, एम फेज की भी अब सबसे पहले G1 की अगर हम बात करते हैं तो इस G1 में लिखता हूं यहां पर, सॉरी, G1 और इसके मध्य में यहां पर एक अवस्था और होती है जिसे G0 या G0 भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो G1 के बारे में आपको पता है सबसे पहले कि G1 क्या होता है। G1 के अंदर तैयारी की अवस्था है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं आप कि ये तैयारी की अवस्था। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, आवश्यक जो पदार्थ हैं डीएनए व आरएनए के संश्लेषण में जो आवश्यक पदार्थ हैं, आवश्यक पदार्थों का संग्रहण व संश्लेषण यहां पर होता है। इस जीवन की बात करेंगे तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगर मैं एस की बात करता हूं तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप, डीएनए का संश्लेषण, डीएनए का द्विगुणन। इसके अलावा द्विगुणन के अंदर भी किससे होता है, रेप्लिकेशन से, प्रतिकृतिकरण से द्विगुण, इसका डीएनए का द्विगुणन होता है। और अगर G2 की बात करते हैं तो G2 के अंदर क्या होता है, डीएनए का जो संश्लेषण है वो तो रुक जाता है, लेकिन आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण शुरू रहता है। तो ये इनके मुख्य लक्षण हो गए। अब बात करते हैं इस G0 के बारे में कि ये G0 है क्या, G0 भी कहते हैं इसको। ठीक है, होता क्या है, कई बार जो ये जीवन अवस्था में कोशिका प्रवेश करती है, भाई विभाजन होना स्टार्ट होने वाला होता है तो जीवन अवस्था में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में वो इन सब की तैयारी कर लेती है कि तैयारी हो जाती है, जो नाइट्रोजनिक क्षारक हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं, इसके अलावा जो मुख्य एंजाइम हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि अवस्था में जीवन से वो कोशिका एस प्रावस्था में पहुंचने की बजाय कहां पहुंच जाती है, G0 में, यानी कि बीच में ही अटक जाती है। ऐसी एक प्रावस्था में चली जाती है जो मध्य में होती है, और यहां पहुंचने के बाद में यह अस्थायी रूप से अपनी विभाजन जो क्षमता होती है उसको अस्थायी रूप से रोक देती है। शब्द को देखना, अस्थायी, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से, ताकि उसके अंदर आगे विभाजन नहीं हो पाता है और वो जीवन से सीधा एस में न पहुंचकर कहां पहुंच जाती है, G0 में पहुंच जाती है और उस कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसी वजह से इस प्रावस्था को हम विराम प्रावस्था
विराम प्रावस्था या रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इसके अलावा इस G0 का एक नाम और दिया जाता है, ट्रिगर फेज। ठीक है, इस शब्द को समझना, ट्रिगर फेज का मतलब क्या होता है भाई। ट्रिगर क्या होता है, गन का ट्रिगर होता है। ठीक है, उस ट्रिगर को अगर एक बार दबा दिया जाए तो गोली बाहर चलेगी और जिस पे आपने शूट किया है उसको वो हर्ट करेगी। इस प्रावस्था में पहुंचने के बाद में अगर एक बार कोशिका एस फेज में पहुंच गई, समझना इस बात को कि अगर कोशिका G1 से सीधी अगर एस में पहुंच गई तो उसके बाद उसका विभाजन होगा, यह बिल्कुल तय है। लेकिन अगर कोशिका यहां अटक जाती है, इस G0 में अटक जाती है, तो फिर उसका विभाजन नहीं होता है। अब यह मत समझना कि विभाजन हो ही नहीं सकता है, हो सकता है विभाजन, ये अस्थायी रूप से विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, स्थायी रूप से नहीं होती है। ठीक है, अस्थायी रूप से होती है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं तो हमारी जो हर्ट सेल होती है, हर्ट की जो कोशिकाएं होती है, हृदय कोशिकाएं होती हैं, वो G0 में प्रवेश कर जाती हैं, G0 अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कि उनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कभी जरूरत होती है उन्हें अपने विभाजन की, अपनी संख्या में वृद्धि करने की, या कोई क्षतिग्रस्त जो ऊतक है उनको वापस से निर्मित करने की जरूरत होती है, तो ये G0 से कहां प्रवेश कर जाती है, वापस S में, और फिर विभाजन होना वापस से स्टार्ट हो जाता है। याद रखना, ये अस्थायी रूप से होती है। तो इस तरीके से अगर मैं G1 हो गया, S और G2, इस तीनों की बात करता हूं तो यहां से लेकर और यहां तक की प्रावस्था, ये क्या कहलाती है, इंटरफेज में आती है या नहीं। हमने अभी पढ़ा था कि यहां से लेकर पूरा G1, S और G2 ये किस में आ रहे हैं, इंटरफेज में आ रहे हैं। अगर M फेज की बात करता हूं, M फेज को भी 4 प्रावस्थाओं में बांटा था, जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले। कौन कौन सी प्रावस्था थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, कौन कौन सी प्रावस्था हो गई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन 4 उप प्रावस्थाओं में इसे भी बांटा गया है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इस तरीके से एम फेज को भी 4 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। तो आपको ये डायग्राम एक बार या तो बना लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से इसे बना लेना। जी हाँ, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, बना लिया ना आपने सभी ने, आप सभी से बनाते भी रहे, क्योंकि देखिए स्क्रीनशॉट तो क्या है कि बार बार खो सकते हैं, कभी भी डिलीट हो सकता है, लेकिन आप अगर एक रजिस्टर डाल लेते हैं इस चीज का तो आपके लिए फायदेमंद होगा, हमेशा काम आएगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं सेल साइकिल में, जब हम विभाजन की बात करते हैं, देखिए कि कोशिका विभाजन की जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन है, वो कितने प्रकार का होता है। अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है जी, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, असूत्री विभाजन, पहला तो कौन सा है, असूत्री विभाजन, या इसको कहते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस। एक होता है समसूत्री विभाजन, इसको कहते हैं माइटोसिस। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। 3 प्रकार हो गए, कौन कौन से, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। अब इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असूत्री विभाजन। देखिए
एमाइटोसिस के अंदर होता क्या है कि कोशिका में विभाजन तो होता है, ये तो तय है, लेकिन यह विभाजन किस तरीके से होता है कि कोशिका पर कोई दबाव पड़ जाता है, किसी दबाव के कारण या कोशिका को दबने से यह कोशिका दबाव से दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। सबसे पहली बात तो कि इसके अंदर क्या होता है कि कोशिका जो कोशिका होती है वो किसी दबाव से या बाहरी आघात से या बाहरी परिस्थितियों के कारण दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। जो यह कोशिका, अब एक बात बताइए, जो कोशिका है वो टूट गई, एक तरीके से टूट गई है, तो क्या ये समान भागों में टूटेगी या असमान? तो इसके अंदर ऐसा होता है कि ये कैसे भागों में टूटती है, असमान में टूटती है। यानी कोई कोशिका छोटी हो सकती है और कोई कोशिका बड़ी हो सकती है, इसीलिए इसको विषमकारी विभाजन भी कहते हैं। और सूत्री में भी बात करेंगे हम इसके बारे में। इसके अलावा असूत्री विभाजन में जो आनुवांशिकी पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए, यह आनुवांशिक पदार्थ है, इसका विभाजन समान नहीं होता है। जो आनुवांशिक पदार्थ है इसका विभाजन यहां पर नहीं हो पाता है, समान मात्रा में नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी बात करते हैं असूत्री विभाजन की, तो ये किस में पाई जाती है? एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यह जो निम्न श्रेणी के जंतु इनमें पाई जाती है। इसके अलावा जीवाणु में, जीवाणु के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस तरीके का विभाजन पाया जाता है। कौन सा विभाजन है? ये है असूत्री या एमाइटोटिक डिवीजन, जिसके अंदर दबाव के कारण जो कोशिकाएं हैं वो छोटी खुद की पुत्री कोशिकाओं में चेंज हो जाती है, समान या असमान। इसके अलावा इसके अंदर आनुवांशिक जो पदार्थ है उसका विभाजन नहीं होता है, समान रूप से वो वितरित नहीं हो पाता है। और निम्न श्रेणी के जंतु, जीवाणु, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनके अंदर यह विभाजन पाया जाता है। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना न के बराबर होती है। मेन होते हैं ये दोनों जहां से क्वेश्चन वो निकालता है, तो इन्हें समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। देखिए, जैसा इसका नाम है समसूत्री, तो सम का मतलब हो गया कि समान, एकदम समान। जब हमने अभी विभाजन की बात की थी कि एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में, दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, तो उसे हमने क्या बोला है? समसूत्री विभाजन। यानी सबसे पहले तो इसकी खोज की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी खोज की थी फ्लेमिंग ने। किसने की थी? फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। इस समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि कोई भी मात्र कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। मात्र कोशिका जो होती है वो दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, यानी कि एक कोशिका से दो समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ऐसा तो इसका कहा गया है। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं कि जो ये पुत्री कोशिकाएं बनती हैं वो बिल्कुल समान, यानी जो आनुवांशिक पदार्थ है वो भी समान रूप से वितरित होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर यह द्विगुणित है तो ये कोशिका भी कैसी होंगी? द्विगुणित होंगी। अगर यह अगुणित है तो ये कोशिका भी कैसी होंगी? अगुणित होंगी। यानी जो मातृ कोशिका जैसी होती है उसके समान ही पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी जो आनुवांशिक पदार्थ है वो भी दोनों में क्या होता है? समान होता है, समान आनुवंशिक पदार्थ। अब बात करते हैं कि एक बात बताइए कि आनुवंशिक जो पदार्थ अगर समान है, अगर आनुवंशिक पदार्थ समान है कि जैसा मां के लक्षण थे सेम वही
पुत्री कोशिका में लक्षण होंगे, तो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशन आएगा? वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता, विभिन्नता या वेरिएशन। वेरिएशन में होता है विभिन्नता की, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब हम बात करते हैं तो विभिन्नता आती है। यह आप सभी को पता है कि हमारे जो लक्षण है हमारे माता पिता से मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल डिट्टो ऐसा नहीं होता कि जो लक्षण उनमें है सेम वही लक्षण हमारे अंदर भी होंगे। उनके कुछ लक्षण हमारे अंदर होते हैं लेकिन उनसे कुछ अलग भी हमारे अंदर होते हैं, ऐसा ही तो होता है। तो ऐसा विभाजन जहां पाया जाता है उन कोशिकाओं में वेरिएशन नहीं होगा, बिल्कुल भी विभिन्नता नहीं पाई जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि जो ये अगर ये अगुणित है तो ये भी कैसी होती है? अगुणित होती है। आनुवंशिक जो पदार्थ है वो बिल्कुल समान होता है, समान दो भागों में बढ़ जाता है। जब केंद्रक विभाजन होगा तो समान दो भागों में बढ़ जाता है, यानी उसके अंदर विभिन्नता नहीं पाई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ का ये। यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि विभिन्नता लक्षण है या नहीं। समसूत्री विभाजन का कौन सा लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण है? ठीक है, तो विभिन्नता इसका कोई लक्षण नहीं है। समसूत्री विभाजन में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यह सभी कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए कायिक कोशिकाओं का मतलब हो गया जिन कोशिकाओं से हमारे शरीर में स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, जिन कोशिकाओं से हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है वो सब कायिक कोशिकाएं। जैसे हमारी लंबाई में वृद्धि होना, हमारे वजन में वृद्धि होना, ये सब कायिक कोशिकाओं का ही देन है। जैसे कि बात करते हैं अगर हमारे चोट लगती है, ठीक है, आपको कोई कट लग जाता है, हाथ पर कोई कट लगता है, कहीं भी कोई कट लगता है तो घाव हो जाता है। उस घाव को भरने के लिए जब आपने वहां पे दवाई लगाई, जो भी दवा लगा दी, उसके बाद में वो घाव धीरे धीरे भरने लग जाता है, ठीक है। वो घाव जब उसका हीलिंग होता है, वो घाव जब भरता है तो वहां पर भी कोशिका विभाजन होता है या नहीं? तो वहां जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन सा कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि जैसी कोशिकाएं वहां पर नष्ट हुई थी बिल्कुल समान उसी के जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं की वहां जरूरत होती है। इसी वजह से समसूत्री विभाजन ही कायिक कोशिकाओं में होता है। और कायिक कोशिकाओं में जैसे घाव भरने की क्रिया हो गई, इसके अलावा जितने भी जो हमारे लंबाई में वृद्धि है, वजन में वृद्धि है, किसी शारीरिक अंग में वृद्धि है, वो सब किसके अंदर आती है? समसूत्री विभाजन वाली कोशिकाओं से। समझ में आ रहा है आपको ये बात? तो कायिक कोशिकाओं में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे घाव भरने वाली कोशिकाएं, जैसे एग्जाम्पल की जो चोट का सही होना, चोट का सही होना, ये किस विभाजन के तहत आता है? समसूत्री विभाजन के तहत आता है। तो आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा समसूत्री विभाजन में होगा क्या कि ये फ्लेमिंग ने खोज की मातृ कोशिका से दो समान पुत्री कोशिका, ये वर्ड मत भूल जाना, समान पुत्री कोशिका होती है। इसके अलावा जो गुणसूत्रों की संख्या है, लाइन और यहां लिख देता हूं, गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है कि जितने गुणसूत्र पहले मातृ पीढ़ी में थे उतने ही गुणसूत्र पुत्री कोशिका में भी होंगे। गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो जी हाँ, इसके आगे हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, मियोसिस, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को समझ में आ रहा है तो अभी कमेंट कर सकते हैं, जो भी कमी लगे उसे आप हमें जरूर बताया कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो खोज, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के जो खोजकर्ता थे वो थे हर्टविग ने इसकी खोज की थी, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस में, ज्यादा डीप जाने की जरूरत आपको होती नहीं है। हर्टविग ने इसकी खोज की। अब जैसे इसका नाम दिया गया है अर्धसूत्री, यानी अर्ध मतलब आधा, जो सूत्र है यानी कि गुणसूत्र है वो कैसे हो जाएंगे? यहां पर आधे हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर क्या होता है कि मातृ कोशिका से
मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये तो यहां भी होगा, लेकिन आपको एक बात बताता हूं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके भी दो चरण होते हैं। एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। इतना डीप वैसे आपको जनरल साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो बार होता है। इसी वजह से मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन में, समसूत्र की जब हमने बात की थी तो एक विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, लेकिन यहां पर कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्योंकि यह विभाजन 2 बार होता है। एक बार मियोसिस फर्स्ट कहलाता है और दूसरी बार मियोसिस सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। दूसरी बात करते हैं, तो इस विभाजन में जो गुणसूत्र की संख्या है, गुणसूत्र संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी अगर कोई कोशिका द्विगुणित थी तो आगे यह कैसी हो जाती है? एन या अगुणित हो जाती है। अगर कोशिका 4 गुणित थी तो 2n हो जाती है। यानी अगर कोशिका जितनी होती है मात्र कोशिका, उसके गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में आधी हो जाती है। ध्यान रहेगा आपको। इसके अलावा देखिए, जो मियोसिस फर्स्ट और सेकंड की मैं बात कर रहा था अभी, तो पहला जब विभाजन होता है, मियोसिस फर्स्ट जब होता है, ठीक है, तब तो जो पुत्री कोशिकाओं में संख्या कितनी रह जाती है? n रह जाती है, आधी हो जाती है। लेकिन जब मियोसिस सेकंड होता है तो ये दोनों कोशिका भी विभाजित होंगी, होती है नहीं? तो यहां पर लेकिन ये अगुणित का अगुणित ही रहता है। यानी कि मियोसिस जो सेकंड होता है वो बिल्कुल कैसा होता है? समसूत्री के समान होता है। याद रखना इस बात को। अर्धसूत्री विभाजन में दोनों विभाजन छुपे हुए रहते हैं। एक बार तो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है तथा मियोसिस सेकंड में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, जैसा कि समसूत्री विभाजन में होता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या हो गया? मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, आपके सामने है। गुणसूत्र की संख्या है वो क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, यानी आधी आधी हो जाती है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, समझना इस बात को, गुणसूत्र की संख्या जब आधी हो जाती है तो आधे गुणसूत्र माता से, जब हम सबसे पहले बात करेंगे तो ये लिख सकते हैं कि यह लैंगिक कोशिकाओं में होता है। किन में होता है? लैंगिक कोशिकाओं में होता है। अब लैंगिक कोशिकाओं में होने से क्या मतलब निकल रहा है कि देखिए, जब निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है, उस निषेचन की क्रिया में कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। इसको हम अंडाणु या ओवम कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों अगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं। जब इनमें संकलन होता है, ठीक है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन जिस क्रिया को कहते हैं, जिससे कि यह 2n जाइगोट या युग्मनज का निर्माण करता है, और इस युग्मनज से ही हमारी उत्पत्ति होती है, क्योंकि युग्मनज ही आगे विभाजित होकर विदलन होता है। उसके बाद में बहुत सी अवस्थाएं आती हैं तथा हमारा निर्माण होता है, जंतु का निर्माण होता है। तो आप एक चीज देखिए कि इसके लक्षण और इसके लक्षण इनमें समाहित थे, इनके युग्मकों में, और युग्मक दोनों जब मिलते हैं तो दोनों के युग्मक मिलने से, यानी कि दोनों के लक्षण यहां पर होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि अर्धसूत्री विभाजन में जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो अगुणित हो जाती हैं, यानी कि आधी रह जाती है, और जब आधी कोशिका रह जाती है तो यहां पर विभिन्नता पाई जाती है, या आप कह सकते हो क्या होता है यहां पर? वेरिएशन होता है, विभिन्नता पाई जाती है। नई पीढ़ी में जब हम अगली पीढ़ी की बात करेंगे कि एक पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी का निर्माण होता है तो उस पीढ़ी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
यानी जब विभिन्नता पाई जाएगी तो आप ये कह सकते हो नए लक्षणों की उत्पत्ति, कि नए लक्षणों की उत्पत्ति भी यही होती है। इसीलिए अर्धसूत्री जो विभाजन है वो जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जब भी नए लक्षणों की बात की जाएगी तो अर्धसूत्री विभाजन से ही नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। विभिन्नता की बात की जाएगी तो अर्धसूत्री विभाजन में ही विभिन्नता पाई जाती है, समसूत्री विभाजन में नहीं पाई जाती है। इसके अलावा यह कहां होता है, लैंगिक कोशिकाओं में होता है। गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है तथा एकमात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं, 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, क्योंकि मियोसिस जो होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है वो 2 बार होता है, एक बार अर्धसूत्री फर्स्ट और एक बार अर्धसूत्री सेकंड। तो इस वजह से अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो लैंगिक कोशिकाएं, जैसे कि एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ऐसे ही अंडाणु का निर्माण, आगे लिख देता हूं, अंडाणु का निर्माण जिसे हम कहते हैं oogenesis। ये दोनों क्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। याद रखना कि केवल लैंगिक कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। हमारे शरीर की केवल एकमात्र कोशिकाएं हैं लैंगिक कोशिकाएं, जो कि जैसे शुक्राणु का निर्माण होने वाली क्रिया और अंडाणु का निर्माण होने वाली क्रिया, यहां पर ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी पूरे शरीर में ऊतक हैं, उन सभी में केवल और केवल समसूत्री विभाजन पाया जाता है। याद रहेगा आपको ये। तो शुक्राणु का निर्माण और अंडाणु का निर्माण, तो अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, ये वैसे हम आगे जब पढ़ेंगे जनन वाला चैप्टर, वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो अगर ये पूछा जाए कि एक मात्र कोशिका से, ठीक है, जो वहां पर हम जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे वहां पर इसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म का निर्माण होता है, तो कितने का निर्माण होगा, 4 स्पर्म का निर्माण होगा। लेकिन एक oogonia से केवल 1 ओवम का निर्माण होता है। ये जब हम वो पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया। इन तीनों विभाजन के बाद में अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब हम समसूत्री विभाजन की बात करें या अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, दोनों एम फेज तो है, एम फेज तो दोनों में है, यानी दोनों की जो अवस्थाएं होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं। वही 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, नाम बोलिए। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए का मतलब है एनाफेज और टी का मतलब होता है टीलोफेज। ये चारों अवस्थाएं समसूत्री विभाजन में भी पाई जाती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में भी पाई जाती हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो अर्धसूत्री, समसूत्री और असूत्री तीनों विभाजन हो गए। इसके अलावा कोशिका चक्र हो गया, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप सब इनको पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। बहुत जल्द आपके लिए कोशिका विज्ञान से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो इसके बाद में आपका जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड लक एंड जय हिंद, जय भारत।